अस्सलाम वालेकुम जी, इट्स मी मादुल इस्लाम एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा लिखा जा चुका है और बहुत कुछ आप ख़ुद भी जानते होंगे, तो लेकिन फिर भी मैंने इस हवाले से फ़ैसला किया कि मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊँ। और जो पहली वीडियो, जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम बुनियादी तौर पर एक बेसिक सा अहाता करेंगे, सती सी बातें करेंगे कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम में हो क्या जा रहा है। और आगे की वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि पेनिट्रेट करें, डिस्कस करें, एनालाइज करें कि ग्राउंड रूट पे ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम, वो लैग कर रहा है। इस वक्त जो हमारे पास बच्चे, जो अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ हमारे पास जो बच्चा आउट ऑफ स्कूल है वो तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा है। अब इमेजिन करें कि 2.5 करोड़ बच्चा हमारा स्कूलों से बाहर है। अब इमेजिन करें कि 2.5 करोड़ मुल्कों की आबादी नहीं है। इस वक्त अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो 50 लाख वहाँ की आबादी है, तो 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त हमारा आउट ऑफ स्कूल है। आउट ऑफ स्कूल होने का मतलब ये है कि ये बच्चा स्कूल तक एक्सेस नहीं है इसे। और अभी मैं बताता हूँ कि बच्चा स्कूल में पढ़ कितना रहा है। हमारे पास जितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उनकी तादाद है जी तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख बच्चा है जो हमारा स्कूल के अंदर जा रहा है। अब इसका भी जो 70 to 90% हिस्सा है वो गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहा है। और वो गवर्नमेंट स्कूल यहाँ या तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, और अगर टीचर्स अवेलेबल हैं तो वो उस तादाद को मीट नहीं कर पा रहे, और अगर टीचर्स अवेलेबल हैं भी तो वो उतनी कैपेसिटी नहीं रखते, उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते, यानी कि उनको वो उस तरह से ट्रेन नहीं किया गया कि वो बच्चों को सही मानों में तालीम मुहैया कर सकें। अच्छा जी, अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ टीचर्स कितने अवेलेबल हैं। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं है जो डॉक्यूमेंटेड हो, यानी कि हमें प्रिसाइजली नहीं पता कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ टीचर्स इस वक्त स्कूल्स में अवेलेबल हैं। क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल्स का डाटा है, जहाँ पे टैक्स डिडक्शंस होती हैं या गवर्नमेंट का बहुत इन्फ्लुएंस है, या बड़े आपके अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे तो टीचर्स कैलकुलेटेड हैं। लेकिन जो आपके सबर्ब्स आ जाते हैं या आपके देहात आ जाते हैं, वहाँ पे हमें नहीं पता कि प्राइवेट स्कूल्स में या पब्लिक स्कूल में कितने टीचर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, उसकी एक वजह तो ये है कि हमारे प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो जो देहात में या सबर्ब्स में हैं, यानी कि मज़ाफ़ात में लगते हैं, वहाँ पर बहुत थोड़ी सैलरी पर टीचर्स को हायर किया जाता है। तो ज़्यादातर अपनी उस चीज़ को, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पंजाब ने अनाउंस किया जी 25,000 एटलीस्ट जो है वो एक मज़दूर की सैलरी होनी चाहिए। तो आपको जान के हैरानी होगी कि लाहौर के अंदर इस वक्त जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो कसूर करीब लगते हैं, गजुमता है, इस तरह के इलाके हैं, वहाँ पे 16,000 15,000 पे इस पर टीचर काम कर रही है। तो ज़ाहिर बात है वो टीचर्स या वो स्कूल्स जो होंगे वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जो एक हमारे पास डाटा स्टैटिस्टिक्स जो है कैलकुलेट होते हैं। तो प्रॉब्लम ये आती है। और दूसरी बात ये होती है कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे टीचर्स का आना जाना लगा रहता है। हर इलाके में ऐसा होता है कि कुछ अरसे के लिए जब ख़वातीन तालीम हासिल करती हैं, तो तालीम हासिल करने के फ़ौरन बाद या ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन जब वो पढ़ रही होती हैं, तो वो कुछ अर्से के लिए स्कूल ज्वाइन कर लेती हैं एज अ टीचर। तो टीचर्स का आना जाना लगता रहता है। इस वजह से हमारे पास एक प्रिसाइज कैलकुलेशन तो है नहीं कि हमारे पास टीचर्स कितने अवेलेबल हैं। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त हमारे पास 18 लाख टीचर अवेलेबल हैं। 18 लाख टीचर्स को अगर आप कॉलेजेस, स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, वोकेशनल सेंटर्स और वोकेशनल सेंटर में जो ट्रेनर्स होते हैं, अगर इन सबको आप सेग्रीगेट कर दें, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्सेज इस वक्त हमारे पास प्राइमरी या मिडिल लेवल पे सिर्फ 5 लाख टीचर अवेलेबल हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख बच्चा इस वक्त गवर्नमेंट स्कूलों में अवेलेबल है, और जो जिनकी एज होगी 5 to 16, मोस्टली प्राइमरी और मिडिल के, और उनके लिए हमारे पास जो टीचर है वो सिर्फ 5 लाख हैं। और अगर आप प्राइवेट सोर्सेज से देखें तो अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सोर्सेज हमारे पास जो है वो 5 लाख से भी कम टीचर अवेलेबल है इन एक्चुअल। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने बच्चों को आउट ऑफ स्कूल, जो बच्चों को हमने स्कूल के अंदर लेके आना है, तो पहले तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जिसके अंदर आप उन्हें लेके आएंगे। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड भी कर लेते हैं, उसके बाद आप टीचर्स कहाँ से इतने सारे लेके आएंगे? बिकॉज जितने प्रॉब्लम ने आपको बताया कि टीचर्स हमारे यहाँ तालीमी निज़ाम में एक बड़ा फ्लॉ ये भी है कि हम टीचर्स को अच्छा पे नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा ना पे करने की वजह से हमें क्वालिटी टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की जो एजुकेशन, उनकी जो क्वालिटी है, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इस वीडियो की सीरीज़ में आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे
कि एक क्वालिटी टीचर किस तरह से डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, और आया क्या एक क्वालिटी टीचर इंडक्ट करना विद इन अ प्राइवेट या पब्लिक स्कूल क्या इतना महंगा पड़ता है जितना हम उसको मुश्किल समझ रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इस वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। तो एक मैंने आपको आउटलुक दे दिया इस वक्त कि हमारे पास ये स्टैटिस्टिक्स हैं, इतने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, इतने स्कूल के अंदर हैं, और ये डिफरेंस क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है इस वक्त ऑलमोस्ट 3% के हिसाब से बढ़ रही है, तो ये डिफरेंस और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस वर्स होती जा रही हैं। यानी कि इस जिस रेट पे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो बच्चा जो इस वक्त पैदा हो चुका है पाकिस्तान में वो बड़ा हो रहा है, तो ही नीड स्कूल्स। तो वो जो आप अब एक स्ट्रीम आ रही है बच्चों की जिसके लिए अभी जो प्रेजेंट बच्चे आप उसको कोप अप नहीं कर पा रहे, तो जो नई पौध आ रही है, जो नए बच्चे आ रहे हैं जिनको जगह चाहिए, जिनको स्पेस चाहिए, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिनको एक टीचर चाहिए, तो वो तो हमें मिलता हुआ नज़र आ ही नहीं रहा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होती है टीचर्स की। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एसएनसी आया है जिसके ऊपर मैं आगे जाके बहुत डिटेल में बात करूँगा एसएनसी का हमारे साथ हुआ क्या है। लेकिन एसएनसी डेवलप हुआ, उसमें हमने नए इमर्जिंग ट्रेंड्स डाले। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, और नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, हाउ टू कोप अप विद दोज डिज़ास्टर्स एंड क्लाइमेटीज़। लेकिन उसके साथ साथ हमने उसमें आईसीटी इंटीग्रेशन की है, लॉजिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग हमने इंक्लूड की, इंटीग्रेट किया उसके अंदर। तो आपको क्या लगता है जो प्रेजेंट टीचर इस वक्त है, जो ख़ुद एक ऐसे निज़ाम से निकल के आया है जो मारपीट को सही समझता है, क्योंकि वो ख़ुद मार खा के आया, तो उसका एक माइंडसेट बन गया कि विदाउट मार बच्चे को पढ़ाना उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ही इज़ यूज्ड ऑफ द आइडिया कि मार पीट इज़ अ नॉर्मल थिंग एंड इट शुड हैपन विद इन अ क्लास और विद इन अ स्कूल। तो एक वो चीज़। दूसरी चीज़, तो आपका 70 साल से एक निज़ाम चला आ रहा है जिसमें आप एक आप कह सकते हैं रट्टा सिस्टम चलता आ रहा है कि आपने एक नंबर ऑफ़ फैक्ट्स बच्चे को बता दिए, बच्चे ने एज इट इज़ उसको रिमेंबर करना है और फिर एज इट इज़ उसने रिप्रोड्यूस कर देना विद इन द पेपर। तो बच्चे की रीजनिंग और जो आप लॉजिकल थिंकिंग जो करिकुलम लेवल पे आप काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे तो वो हो ही नहीं पा रहा। तो सबसे पहली बात होती है कि आपने टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी। कैपेसिटी बिल्डिंग में ये ज़रूरी ये है कि आपका जो टीचर प्राइवेट में है या पब्लिक में है, ही शुड रिटेन एज अ टीचर। यानी कि आज फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो मैंने कहा है प्राइवेट स्कूल में टीचर्स का आना जाना लगा रहता है। अगर आप एक टीचर को आज ट्रेन करते हैं और वो 2 महीने बाद या 3 महीने बाद छोड़ के चली जाती है एंड शी इज़ रिप्लेस्ड विद अ न्यू टीचर, तो आप हर 3 महीने बाद तो ट्रेनिंग्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो मैंने आपको कहा है कि हमें टीचिंग को एज अ प्रोफेशन बहुत स्ट्रांगली इसको इंटीग्रेट करना है ताकि हमारे पास जो टीचर्स की कम्युनिटी है वो हमारे पास रहनी चाहिए। क्योंकि टीचर्स का स्किल्ड होना, इसको आप एक स्किल्ड लेबर के तौर पे भी अगर आप कंसीडर करें, तो एक टीचर जिसको आपने ट्रेन किया है, जिसके ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ही शुड रिटेन विद इन दैट प्रोफेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आज टीचिंग कर रही है, वो छोड़ के चली जाती है, फिर थोड़े दिन बाद वो किसी लेबॉर्ट्री में अपनी डिग्री की बेस पे किसी लेबॉर्ट्री या किसी रिसर्च सेंटर में काम कर रही होती है। दैट इज़ द वेस्ट ऑफ दैट मनी। तो सबसे पहली बात ये है कि टीचर की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो मौसर तब होगी जब टीचर अपने प्रोफेशन में रिटेन करेगा। वो स्कूल में उस इलाके में रिटेन ना करे, बट ही और शी शुड रिटेन इन द एजुकेशन सेक्टर। अब अलिफ एलान एक एनजीओ है, अकॉर्डिंग टू दैट एनजीओ 40% ऑफ द टीचर्स हैज़ नेवर एवर अटेंडेड अ ट्रेनिंग सेशन। कैन यू इमेजिन कि 40% पाकिस्तान की जो उस्ताद हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी ट्रेनिंग ली ही नहीं है। तो आप इमेजिन करें कि आप इतनी तेज़ी के साथ आप चेंज कर रहे हैं अपना करिकुलम और आप बड़े ज़बरदस्त किस्म के इंटरनेशनल ट्रेंड्स ला के आप उसके अंदर घुसेड़ रहे हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि वो एसएनसी में क्या मजाक हो रहा है हमारे साथ। अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक ग्राउंड्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नीचे क्या हो रहा है? नीचे तो आपके पास वो कैपेसिटी ही नहीं है आपके टीचर्स के अंदर कि वो उस चीज़ को डिलीवर कर सकें। तो 40% अगर हम निकालते हैं टीचर्स का, तो अगर आप देखें कि हमारे पास 18 लाख टीचर्स हैं, तो आप 40% निकालें तो ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन कोई आप निकालें कि तकरीबन 4 और 4 8 लाख 6 से 8 लाख टीचर्स ने कभी एक ट्रेनिंग सेशन भी अटेंड नहीं किया। दे हैव जस्ट गॉन फ्रॉम द स्कूलिंग टू कॉलेज एंड देयर ग्रेजुएशन एंड नाउ दे आर स्टैंडिंग इन देयर क्लासरूम, और उनको नहीं पता पढ़ना और पढ़ाना ये 2 डिफरेंट स्किल्स हैं, दोनों डिफरेंट आर्ट्स हैं। सो वी शुड हैव अ डिफरेंशिएशन बिटवीन के पढ़ना के लिए एक अलग सेट ऑफ स्किल्स चाहिए
और पढ़ाने के लिए इंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स चाहिए। अच्छा जी, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो आउट ऑफ स्कूल बच्चा है उसकी रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहली रीज़न तो जो आ रही है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे गुर्बत बहुत है। पॉवर्टी इज़ अ लार्जेस्ट फैक्टर बिहाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल। और अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ जो बहुत एक कैलकुलेटेड फिगर है, उसके मुताबिक इस वक्त 30 लाख बच्चे आपके लेबर में इन्वॉल्व हैं। अब ये 30 लाख एस्टिमेशन नहीं है, 30 लाख स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप इसको एस्टिमेशन में लेके जाते हैं तो आपका जितना बच्चा स्कूल में अवेलेबल नहीं है वो सारा का सारा लेबर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है किसी न किसी फॉर्म में। तो पहला फैक्टर तो ये है कि गुर्बत है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो बच्चा स्कूल में जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे के 5 बच्चे हैं और उसके 2 बड़े बेटे स्कूल गए और वो पहली, दूसरी, तीसरी जमात में जाके छठी जमात से वो तो स्कूल से भाग आते हैं या वो फेल हो जाते हैं, तो बाप को समझ नहीं आता कि यार ये गए भी स्कूल में तो फ़ायदा क्या हुआ इनको पढ़ने का, ये 7वीं जमात से फेल हो गए। फिर वो प्रेशर ये आता है कि यार ये बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, इनको ना काम में लगाते हैं। अब आप ये नहीं असेस कर पा रहे कि बच्चा पढ़ने वाला नहीं है या उसे पढ़ाने वाला नहीं है वहाँ पे, और पढ़ाने वाला भी है तो क्या आया वो खौफ या डर क्रिएट कर रहा है या वहाँ के। देखिए टीचर का जो रोल होता है ना, टीचर हैज़ अ रोल ऑफ फैसिलिटेटर, ये एक बड़ी डिफाइंड टर्म है। अब फैसिलिटेटर से क्या मुराद है, बच्चे ने जो उस्ताद है उसने बच्चे के अंदर जो है ना इंटरेस्ट डेवलप करना है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैथ्स का मैं उस्ताद हूँ तो मैंने बच्चे को मैथ्स के अंदर ऐसा इंटरेस्ट डेवलप कर देना है कि बच्चा उसके अंदर इंटरेस्टेड होगा। जब वो इंटरेस्टेड होगा ही विल फाइंड अ वे आउट टू डू मैथ्स। मतलब उसको अगर मैं इंटरेस्ट डेवलप करूँगा, इंटरेस्ट तब डेवलप होगा जब उसको ये पता होगा कि जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, एक तो उसे समझ आनी चाहिए कि वो क्या पढ़ रहा है, और दूसरा उसे पता होना चाहिए कि रियल लाइफ में इसकी क्या एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल एक बच्चे को ये पता हो कि मैं पैरामीटर पढ़ रहा हूँ तो पैरामीटर की एप्लीकेशन क्या है। अब बहुत दफ़ा ऐसे होता है, जिस तरह मैंने एक दफ़ा ट्यूशन पढ़ाई तो मैं एक वोकेशनल कॉलेज का एक बच्चा था और उसने इंटीग्रेशन डिफ्रेंसीशन स्टार्ट करवाने लगा। तो उसने कहा इमाम भाई एक सेकंड रुक जाएं, आप ये मुझे सब कुछ पढ़ाएंगे लेकिन मुझे सबसे पहले ये बताएं कि इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसीशन की प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ एप्लीकेशन है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि आपके 70 to 90% टीचर्स आपके ये नहीं बता सकते कि डिफ्रेंसीशन इंटीग्रेशन जो करवाई जा रही है इसकी कहाँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो एक बच्चे को जब तक ये नहीं समझ आ रही कि जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन कहाँ है, क्या है, और अच्छा रियल लाइफ एप्लीकेशन से कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाता है। अगर आप इंटीग्रेशन का देखें तो इंटीग्रेशन बेसिकली कर्व पाथ्स जो होते हैं या जो माउंटेन आपके माउंटेनियस टेरेन्स है जो इस तरह से मौजूद होती है उसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन यूज़ होती है। तो अगर हम बच्चों को ये बताएं कि हमने एक वॉल ऑफ डैम हमने क्रिएट करनी है जो एक इस तरह से कर्व पाथ पे होगी, तो उसका हमें टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन लेने के लिए हमें इंटीग्रेशन यूज़ करनी है, तो बच्चों को समझ आएगी हाँ यार इंटीग्रेशन में पढ़ रहा हूँ तो हियर इज़ अ प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन। तो इंटीग्रेशन को हम इंट्रोड्यूस किस तरह से करवाते हैं कि ये इंटीग्रल साइन है, इसके अंदर ये चीज़ आ गई और ये फार्मूला है। हम बच्चे को इंट्रोड्यूस इस तरह नहीं करवाते कि बेटा ये कर्व पाथ है, इसमें हमने ये चीज़ उसका एरिया कैलकुलेट करना है। इस कर्व पाथ का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम उसको बहुत छोटे छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं और उन ट्राइंगल्स का सम करने के लिए हम एक समेशन का साइन यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इंटीग्रल साइन। और फिर हम उसको रिलेट करें विद द डिफरेंट फार्मूलाज। हम स्टार्ट ये करते हैं कि जी इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन और ये उसके फार्मूला है। तो हाउ द चाइल्ड वुड एबल टू कॉन्सेंट्रेट और एबल टू हैव एन इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक जिसका उससे प्रैक्टिकल लाइफ से कोई सिनेरियो नहीं मिल रहा उसका, दैट इज़ द फर्स्ट फैक्टर। तो अगर हम इस चीज़ को देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द एनवायरनमेंट ऑफ द स्कूल दैट इज़ नॉट एबल टू रिटेन द चिल्ड्रन। Second is the financial pressure which pressurize the children to get into the child labor. और थर्ड हमारे पास जो फैक्टर है वो ये है कि हमारे पास टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है। टीचर्स वही पुराने टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से बच्चों में खौफ, एक डर और इस तरह की जो है फियर्स डेवलप हो रहे हैं। अब रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट एंड रिगार्डिंग दैट सब्जेक्ट एंड टॉपिक, तो बहुत ज़रूरी ये है कि बच्चों के अंदर जब तक हम इंटरेस्ट इनकलकेट नहीं कर पाएंगे we wouldn't be able to get those children into education। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे भी देखे हैं, अगर आपके मैट्रिक और इंटर के एग्ज़ाम्स आते हैं जिसमें पोजीशंस आती हैं, ऑल्दो ये भी बहुत बड़ी डिबेट है कि ये पोजीशन सिस्टम और ये जो हमने रटा सिस्टम रख लिया है ये हमें क्या दे रहा है बहैसियत कौम। लेकिन अगर आप उसको पोजीशन को और अगर आप
जिसको अगर आप क्वालिटी एजुकेशन समझते भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो दिन में तंदूरों पर रोटियां लगाते हैं या दिन में अपने बाप के साथ रेडी लगाते हैं और रात को बैठ के पढ़ते हैं और वो बोर्ड में पोजीशन भी ले जाते हैं। तो द मेन रीज़न बिहाइंड दैट स्पिरिट या बिहाइंड वो जो जज्बा है उनके अंदर, वो यही है कि उनके टीचर्स ने या किसी न किसी ने उनके अंदर तालीम के लिए वो शौक़, वो इंटरेस्ट पैदा कर दिया है, जिससे जो उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करता है टू गेट इनटू दैट एजुकेशन। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें एक तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं किया गया, दूसरा उन्हें समझ नहीं आती। दे पुट एफर्ट इन दैट टॉपिक और दे गेट नथिंग, क्योंकि टीचर्स की तरफ से उन्हें फैसिलिटेशन नहीं है, टीचर वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। और एक बच्चा जिसको रिसोर्सेज की कमी है, यानी कि उसके पास इंटरनेट और उस तरह से बुक्स वगैरह की रिसोर्सेज की कमी है, तो वो कहीं ना कहीं आके हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है उसके एजुकेशनल कैरियर में। और वंस अ चाइल्ड गेट यूज्ड टू गो अवे फ्रॉम एजुकेशन, वो अगर एक दफ़ा एस्केप ढूंढ लेता है तो ही विल नेवर एबल टू ट्राई अगेन टू गेट इनटू द एजुकेशन सिस्टम। वो फिर किसी स्किल की तरफ जाता है, वो कोई काम देखता है कि जिससे एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो देखता है। तो मैं अगर आपको हैरानी होगी सुन के कि जिस मोटर मैकेनिक के पास मैं जाता हूँ, उसका भाई एक किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है एंड ही इज़ हैविंग अ मास्टर्स डिग्री, और उसी का बड़ा भाई मैकेनिक है मोटर बाइक्स का। लेकिन आपको हैरत होगी कि उस बंदे के अंदर जो स्किल है कि वो डिफरेंट चीज़ें तोड़ के, ये आपके जो लैपटॉप के चार्जर्स होते हैं, मोबाइल के चार्जर्स होते हैं, इससे उसने बैटरी चार्जर्स डेवलप कर ली हैं, इससे वो लाइट्स डेवलप कर लेता है। मतलब वो बहुत रॉ मटेरियल के साथ चीज़ें यूज़ करके बहुत आप कह सकते हैं रिमार्केबल किस्म की चीज़ें डेवलप कर लेता है। ही इज़ हैविंग द स्किल्स। तो बहुत दफ़ा तो मैं देखा है कि बाइक खुल जाती है और तकरीबन कोई 16-18 तारें निकली पड़ी होती हैं एक ही रंग की, और तकरीबन जो बाइक खुलता है इंजन, तो तकरीबन उसके 50 से 100 पुर्जे हमारे सामने पड़े होते हैं। तो एक बंदा जिसके अंदर इतना स्किल है, सोचें अगर हमने उसके साथ एजुकेशन भी प्रोवाइड की होती ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। और एजुकेशन प्रोवाइड करना इतना बड़ा मसला नहीं है, जो हमने डिफ्रेंसीशन कर लिया ना कि हम या तो स्किल दे सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, ये भी मैं डिस्कस करूँगा कि एजुकेशन और स्किल साइड बाय साइड चलता है। और एजुकेशन को जब हमने इतना बड़ा फैला दिया ना कि जब आप 8 किताबें बस्ते में डलती हैं तो बच्चे की कमर टूट जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी डिबेट है, और ये मैं आपको क्लियरली कह सकता हूँ कि ये हमें जानबूझ के हम अपने बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। करिकुलम शुड नॉट बी दैट ब्रॉड, ये बहुत छोटा प्रिसाइज होना चाहिए, और हर बच्चे को कोई ना कोई एक स्किल देनी चाहिए ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब अगर बच्चा 16-18 साल तक अलॉन्ग विद द एजुकेशन अगर वो एक स्किल नहीं सीखेगा, वो 18 साल 20 साल के बाद जब वो एक ग्रेजुएशन डिग्री ले लेता है ना, तो उसकी गर्दन में आ जाता है सरिया। वो 4-4 साल सड़कों में फिरता रहता है बेरोज़गार, लेकिन वो रोड पे बैठ के किसी से जो स्किल नहीं सीख पाता। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने स्किल को एक लेबर वर्क डिक्लेयर कर दिया है, और हमने उसे कह दिया कि वो जी कोई नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई बहुत बुरा काम है, और पढ़ लिख के विदाउट अ लेबर विदाउट एनी स्किल आपकी गर्दन में सरिया और आप जो है वो CV लेके सड़क दर सड़क फिर रहे हैं। तो हमें वो जो बच्चे का ड्यूरेशन होता है इन बिटवीन द एज ऑफ 5 and 16, इस ड्यूरेशन में हमने बच्चे को एजुकेशन भी देनी है और स्किल भी देनी है, और इसको हम बहुत डिटेल में आने वाली वीडियो सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़। इस वीडियो के आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से देखते हैं, और आपके नज़दीक पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां बेशियां हैं, और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाह रहे हैं, यानी कि मैं किन चीज़ों पर रिसर्च करके आपको फैक्ट्स फिगर्स के साथ बताऊं कि पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप क्या सुनना चाहते हैं। आई वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम यू पीपल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।